Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhyani. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर लिटिल गर्ल वाइसर देन मेन के क्वेश्चन एंड आंसर। यानी प्रीवियस वीडियो में हमने इस लेसन को पूरी तरह से पढ़ लिया था, यानी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन आपकी बुक में बेटा इन बिटवीन जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिलअप्स हैं एंड आफ्टर जो लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस हैं हम उन्हें कवर करेंगे। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड इवन यहाँ पे मिलती हैं आपको बुक्स एंड ई बुक्स जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ से अवेल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। क्वेश्चन आंसर अगेन यार, क्योंकि एग्जाम में यही मेन चीज़ है जो पूछी जाती है, तो चैप्टर को समझने के बाद मैंने आपके लिए जो बेटा इन बिटवीन भी है, यानी जब हम लेसन पढ़ रहे थे तो उसके बीच में इन सम बॉक्सेस आपको क्वेश्चन दिए हैं। सो उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। सो यू कैन कम टू पेज नंबर, आपको पेज नंबर भी दे दिया है कन्वीनियंस के लिए 81। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नाउ ब्रीफली आपको जब भी आंसर करो क्वेश्चन तो एक चीज़ हमेशा देखना, What is the main question asking for? अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको उस हिसाब से लिखना है, यानी मार्क्स देख के आपको आंसर उस तरह से फॉर्मुलेट करना है। तो यहाँ पे जब ब्रीफली है तो भाई यहाँ पूरी थियोरी मत लिख देना, पूरा लेसन मत लिखाना, जैसा क्वेश्चन पूछा है उसका एग्जैक्ट आंसर देना है। सो बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, विच फेस्टिवल was referred by the writer। यानी ये जो लेसन है इसमें राइटर जो थे हमारे लियो टॉल्स्टॉय, तो उन्होंने कौन से फेस्टिवल की बात की थी। तो कहानी को याद करो, वो जो दो लड़कियां थी वो लोग मस्त फ्रॉक वगैरह पहन के चर्च से आ रही थी, तो तब कौन सा फेस्टिवल था? दैट वाज बेसिकली अर्ली ईस्टर। ईस्टर फेस्टिवल की बात है। अच्छा, जिनको नहीं पता हो तो बता दूं कि ईस्टर जो है क्रिश्चियन रिलीजन में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ये है ना, इट्स लाइक अ फीस्ट फॉर देम। मैं बहुत ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ईस्टर जो है रिसरेक्शन के लिए होता है, जैसे जीसस का जो है ये माना जाता है कि वो वापस आए हैं एग्जिस्टेंस में, तो उसके लिए ये जो है ईस्टर फीस्ट मनाया जाता है। ठीक है, तो भाई आंसर आप कैसे फॉर्मुलेट करोगे? द राइटर हैड रेफर्ड टू द ईस्टर फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल का नाम है तो आप इसे इन्वर्टेड कॉमास में डाल सकते हैं। क्लियर है? देखो एक लाइन में कैसे सिंपल एग्जैक्ट आंसर दिया है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्लेजिंग वॉज ओवर। अब स्लेजिंग वर्ड आता है तो उससे पहले हमेशा ये समझो स्लेज होता क्या है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जब हम ये पढ़ रहे थे चैप्टर तो इससे पहले भी कुछ लेसन में, यानी आपकी क्लास 10th में ही इंग्लिश में स्लेज वर्ड काफ़ी बार आ चुका है। तो स्लेज का रिलेशन मैं आपको सिंपली बताऊँ तो स्नो से याद रखा करो। स्नो यानी बर्फ़, तो स्लेजिंग क्या होती है? ये कुछ ऐसी टाइप की, जैसे बाइक होती है, बाइक समझते हो, बाइक स्कूटी ये सब हम कहाँ चलाते हैं? रोड पे। स्लेज बेसिकली स्नो पे चलाया जाता है, ऐसा एक व्हीकल होता है, इस टाइप का होता है जिसे आप स्नो पे उसे बढ़िया चला सको। तो वाई वॉज स्लेजिंग ओवर, स्लेजिंग ओवर क्यों हो गई थी? वी ऑल नो स्लेजिंग वॉज ओवर बिकॉज द स्नो हैड स्टॉप्ड टू फॉल एंड बिगैन टू मेल्ट। तो जहाँ की ये बात कर रहे थे लेसन के अकॉर्डिंग, है ना, लेसन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आई थिंक थोड़ी बर्फ़ जो है पिघलने लगी थी। अब जब बर्फ़ ही मेल्ट हो जाएगी तो कहाँ पे स्लेज करोगे? ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई देयर वॉज वाटर रनिंग इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। जो विलेज की स्ट्रीट है वहाँ पे स्ट्रीम से पानी होता हुआ क्यों जा रहा था? बिकॉज अगेन स्नो मेल्ट हो गई थी, तो इसका भी आंसर वही आएगा। वाटर वॉज रनिंग इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट बिकॉज द स्नो स्टार्टेड मेल्टिंग। काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी की तरह बहती हुई जाएगी। एंड जो लोग आई थिंक बर्फीले इलाकों में रहते हैं, कश्मीर और आई थिंक मनाली इस साइड पे, तो उनको काफ़ी आइडिया होगा, जब बर्फ़ पिघलती है तब जो है पूरा पानी बन के ऐसे रोडों पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स। नंबर 4, वेयर डू टू लिटिल गर्ल्स मीट। अब जिन दो हीरोइंस हमारे, यानी जो मेन कहानी है हमारी दो लिटिल गर्ल्स के ऊपर, जिनका नाम आई होप आपको याद हो, अकुल्या एंड मलाशा, तो वो दोनों कहाँ पे मिली थी? तो हमने बात करी थी कि एक होमस्टेड होता है ना, होमस्टेड की एक बीच की लेन में जो है, मतलब मान लो ये दो घर हैं बेटा और उसके बीच की एक लेन है, आप अपनी सोसाइटी कॉलोनी में मान लो दो घर हैं और उसके बीच की एक लेन है, वहाँ पे ये लोग मिली थी। तो इसको कैसे डालेंगे आंसर में? टू गर्ल्स मीट इन अ लेन बिटवीन टू होमस्टेड्स। होमस्टेड्स वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एग्जैक्टली आपके लेसन में यूज्ड है वर्ड। ओके, वेरी सिंपल आंसर है, तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम लगाना इसमें। चाहो तो जल्दी से लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो
क्वेश्चन 5, आर दे ऑफ सेम एज? अच्छा, अकुल्या और मलाशा क्या ये सेम उम्र की थी, सेम एज की थी? नहीं, उनकी उम्र में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बड़ी थी और एक छोटी थी भाई। तो नो, दे आर नॉट ऑफ द सेम एज। आपको एग्जैक्ट आंसर ये देना है, क्योंकि ये ब्रीफली है तभी मैंने इतना आंसर दिया है। अगर लॉन्ग आंसर और क्वेश्चन होता तो मैंने पूरी बात बताती कि नहीं, सेम एज की नहीं है, एक जो है बड़ी है, अकुल्या बड़ी है, और मलाशा जो है उससे यंग है। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड अकुल्या ट्राई टू चेक मलाशा? अब ये कहानी की थोड़ी आगे वाली बात आती है। अकुल्या ने मलाशा को चेक, यानी उसको क्यों चेक इधर पे मतलब होता है उसको देखना नहीं, बेसिकली उसे वार्न करना है ना, चेक कि भाई ये मत करना काम। तो हमें पता है जब वो पडल है छोटा सा पानी का, जैसे बारिश का पानी या जैसे बर्फ़ का पानी मेल्ट होके आता है, तो वहाँ पे एक पूल नहीं बना देता है, छोटा सा गड्ढे में पानी भर गया मान लो, तो अब वो लोग देख के जो है उसमें जाने लगी, मज़ा आया उन्हें कि हम स्प्लैश करेंगे। तो अकुल्या जो है मलाशा को चेक करिए, यानी वो उसको ये कहना चाह रही थी कि भाई ध्यान से तुम अपने स्टॉकिंग्स और सॉक्स उतार के जाना और जंप मत करना, क्योंकि जंप करोगी तो हमारी जो है फ्रॉक्स पे गंदा गंदा पानी लग जाएगा। तो इस वे से वो चेक कर रही थी उसे। तो कैसे बताओगे? अकुल्या चेक्ड मलाशा बिकॉज अ मदर विल स्कोल्ड टू सी हर विद वेट शूज एंड सॉक्स। क्योंकि अगर उसकी मम्मी ने उसे, भाई वैसे ही मस्त नई नई फ्रॉक्स पहन के गई थी, तो अगर उसके गीले जूते और गीले स्टॉकिंग्स एक लंबे सॉक्स टाइप होते हैं वो देखे तो उसको डांट पड़ेगी। तो इसलिए वो उसे चेक कर रही थी, उसे वार्न कर रही थी कि भाई संभल के। ओके, तो आप ऐसे इसको प्रिसाइज करके लिख सकते हो आंसर को। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 7, वॉट एडवाइस डिड अकुल्या ऑफर? अब अकुल्या ने कहा कि पडल में जाने का मन तो दोनों का है, तो उसने क्या एडवाइस दी? तो याद करिए, उसने ये एडवाइस दी कि हम एक काम करते हैं, हम अपने शूज़ एंड स्टॉकिंग्स उतार के जाते हैं पडल में। सो दिस वॉज हर एडवाइस, ये सलाह थी उसकी। आंसर देखते हैं। अकुल्या एडवाइज्ड हर टू टेक ऑफ। टेक ऑफ का यहाँ मतलब क्या होता है? उतार देना, अपने शूज़ और स्टॉकिंग्स उतार देना। टू टेक ऑफ हर शूज़ एंड स्टॉकिंग्स, अदरवाइज नहीं तो it will be spoiled in the water of the puddle. This is how you quote the answers. Okay? चलिए, क्लियर है आंसर? आ जाओ। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट आते हैं, आगे ही ये एक्टिविटी दी थी, say true T or false F to the following statements. Now you have been given a few statement. आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और देख के बताना है कि ये बात अकॉर्डिंग टू द लेसन सही है तो ट्रू करना, गलत है तो फॉल्स करना। नंबर 1, अकुल्या एंड मलाशा टेक ऑफ देयर शूज एंड स्टॉकिंग्स। दोनों ने अपने शूज एंड स्टॉकिंग्स उतारे, एब्सोल्युटली ट्रू। दे डू नॉट वॉक टूवर्ड्स ईच अदर इन दी पडल। अच्छे से लाइन को पढ़ना, यहाँ लिखा है दे डू नॉट वॉक, वो एक दूसरे के तरफ नहीं गए पडल में, ऐसा नहीं है भाई। जैसे ही वो पडल में गए वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है। मलाशा अश्योर्स अकुल्या दैट वाटर इज डीप। मलाशा जो है, जो छोटी वाली लड़की है, वो अकुल्या को कहती है कि वाटर डीप है, यानी पानी गहरा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, मलाशा स्प्लैशेस वाटर। यही यहाँ पे तो पूरी कहानी बेस्ड है। हाँ भाई, मलाशा अंदर जाती है और पानी में एकदम से जंप करती है, जिससे जो है पानी पूरा स्प्लैश हो जाता है। सो दिस इज अगेन ट्रू। अकुल्या रैन टू स्ट्राइक मलाशा। स्ट्राइक यानी उसको मारने को दौड़ती है, क्यों? क्योंकि उसने उसकी फ्रॉक गंदी कर दी थी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अकुल्या जो है मलाशा को स्ट्राइक करने यानी मारने जाती है, पकड़ने जाती है। ट्रू। लास्ट वाला आ जाओ, मलाशा पर्पसली स्प्लैशेस वाटर। दिस इज ऑल्सो ट्रू। मलाशा ने जो है पर्पसली उस पर वाटर स्प्लैश कर दिया, ऐसा अकुल्या को लग रहा था, ठीक है, क्योंकि यही बात उसने अपनी मदर को कही कि मलाशा ने मुझे पर्पसली यानी जानबूझ के मुझ पे पानी फेंक दिया। काफ़ी सिंपल है, ट्रू एंड फॉल्स। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स भी है भाई, बढ़िया। तो क्या करना है आपको? complete the paragraph on the basis of the unit you have just studied. So this is all based upon your reading, यानी जो अभी आप पैराग्राफ पढ़ के आए हो स्टैंजा, उसी में से आपको कुछ फिलअप्स कर दिए हैं। तो अगेन यू नीड टू रीड वेरी वेल, और इसको हम फिल करते हैं। They all went dash quarreling, they all went on quarreling, यानी वो जो है आपस में झगड़ा या बहस करते ही रहे। Till one gave another a push, जब तक किसी ने एक दूसरे को थोड़ा धक्का दिया। And the affair had very nearly come to blows when Akulya's old grandmother, stepping in among them, tried to say them या tried to tell them, what are you thinking of friends? क्या सोच रहे हो भाई? Is it right to behave so? क्या ऐसा behave या ऐसा बर्ताव करना सही है? On a day like this,
2 ऑन अ डे लाइक दिस 2 से उनका मतलब था कि यार ईस्टर यानी फेस्टिवल का दिन है और तब भी आप लोग जो है ऐसी बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो. इट इज़ अ टाइम रिजॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, यानी ये एंजॉय करने का टाइम है और ऐसी फालतू चीज़ें, ऐसी लड़ाइयाँ करने का नहीं है. सो एग्जैक्ट जो है आपका स्टैंजा उठाया था एंड जो वर्ड्स मिसिंग थे उन्हें हमने पुट कर दिया है. सो क्विकली नोट दिस डाउन एंड देन लेट्स मूव ऑन. Now coming to answer the following questions briefly, page number 84. So just come to page number 84. वहाँ पे जो questions दिए हैं उन्हें अपन solve करते हैं. Question number 1. Why Akulya started shouting at Malasha? अब अकुल्या जो है बड़ी वाली जो लड़की है वो मलाशा पे क्यों चिल्ला रही थी भाई? तो ये कहानी अभी हमने डिस्कस करी, पानी उसने फेंक दिया. तो नाउ इसको कैसे आप थोड़ा सा ही ब्रीफ में बता देना, पूरी स्टोरी मत बताना क्योंकि आंसर ब्रीफली है. Akulya started shouting at Malasha because she held her responsible for causing stain of mud over her frock, eyes and nose. तो यानी अकुल्या ने क्यों चिल्लाया मलाशा पे? क्योंकि उसको लगा कि भाई उसने जो है उसकी ड्रेस गंदी कर दी है. और स्टेन यानी स्टेन का मतलब होता है दाग आ जाना. तो उसमें किसका दाग आ गया था? मड का. कहाँ पे? उसकी फ्रॉक पे, उसकी आईज पे एंड नोज पे. एग्जैक्ट जो आपकी बुक में दिया है. ओके चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. वाई अकुल्याज मदर सीज्ड मलाशा? अकुल्या की जो मम्मी है तो उसने मलाशा को सीज क्यों किया? अब यहाँ पे सीज का मतलब है जैसे मान लो कि आप मस्ती कर रहे हो कॉलोनी में, है ना, और आपकी फ्रेंड की मम्मी आई और आपको ऐसे जो है गर्दन से पकड़ लिया, यानी ऐसे टी शर्ट आपकी पकड़ ली. तो ऐसे ही अकुल्या की मदर ने मलाशा को सीज यानी पकड़ लिया था. क्यों पकड़ा था भाई? अकुल्याज मदर सीज्ड मलाशा टू बीट हर ऑन द कंप्लेंट मेड बाय हर डॉटर अगेंस्ट मलाशा. उसने उसको सीज क्यों किया? उसको मारने के लिए, पिटाई करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने जो है कंप्लेंट करी मलाशा के अगेंस्ट. ओके सो दिस इज द परफेक्ट वे टू टेल द आंसर. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What happens when Malasha's mother came out after hearing her howl? मलाशा की मम्मी जो है उसकी जो आवाज़ है, क्योंकि जब मलाशा को पकड़ लिया तो वो बहुत ज़ोर से हाउल यानी चिल्ला चोट कर रही थी भाई. तो उसकी मम्मी बाहर आई एंड फिर क्या हुआ? सो व्हेन मलाशाज मदर केम आउट शी सॉ हर डॉटर सीज्ड बाय अकुल्याज मदर. शी स्टार्टेड रीब्यूकिंग हर नेबर. रीब्यूकिंग का मतलब है यानी उसे खरी खोटी सुनाने लगी, है ना. उसको भी जो है बोलने लगी कि मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है. ओके सो दिस इज हाउ यू विल टेल दिस आंसर इन ब्रीफ. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Why was no one listening? अब पता है भाई जैसे ही लड़ाइयाँ चालू होती हैं तो कोई किसी की नहीं सुन रहा था. As everyone was shouting and quarreling, यानी चिल्ला रहे थे और quarrel यानी बहस कर रहे थे. So no one was listening to anybody. यानी काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, कोई लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो कोई किसी की नहीं सुनता है और सब चिल्लाने लगते हैं. So this was the reason why no one was listening. Now coming to question number 5. Did the old woman succeed in her efforts? तो यहाँ ओल्ड वुमेन यानी ग्रैंड मदर, दादी माँ की, अकुल्या की दादी माँ की बात हो रही है कि क्या वो जो अपना एफर्ट कर रही थी लोगों को समझाने का, क्या वो उसमें सक्सीड यानी सफल होती हैं? सो हमें बताना है नो भाई, ऑफ कोर्स ही बात है, उन्हें तो साइड हटा दिया गया था बिल्कुल. नो, द ओल्ड वुमेन डिड नॉट सक्सीड इन हर एफर्ट्स. वो अपने एफर्ट्स में सक्सीड नहीं हो पाई. Question number 6. What did Akulya do while other women were abusing each other? अकुल्या ने क्या किया जब उनकी मम्मियाँ जो हैं आपस में एक दूसरे को बुरी बुरी बातें कह रही थी, तब अकुल्या ने क्या किया? तो देखते हैं भाई. अकुल्या cleaned the mud over her frock and went back to the small puddle at the time when other women were abusing each other. तो ये कहानी थोड़ी हमको बतानी पड़ेगी कि बाकी जो है उनकी मम्मी वगैरह आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अकुल्या ने क्या किया? वो भूल गई चीज़ें, वो जो अपनी फ्रॉक पे मड लगा था उसे साफ करने लगी और फिर से चली गई खेलने उस पडल में. She began scraping away the land in front of the puddle to make a channel through which the water could spread over the street where men were फाइटिंग. यानी अब उसने क्या किया? पहले तो मडवट साफ करके गई पडल में, फिर मान लो ये जो पडल है ये एक गड्ढा है, इसमें पानी है, तो इसके पास का जो लैंड है, एरिया है, उसको वो स्क्रैप करने लगी. स्क्रैप यानी ऐसे ऐसे हटाने लगी ताकि ये जो है एक वाटर की स्ट्रीम बन जाए और पानी बहते हुए यहाँ से चले जाए. सो शी बिगैन स्क्रैपिंग अवे द लैंड इन फ्रंट ऑफ द पडल to make a channel through which the water could spread over the street where men were fighting. जहाँ पे वो लोग सब लड़ाई कर रहे थे. ठीक है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन 7 क्या है? What the two girls do when men started fighting? उन दोनों लड़कियों ने क्या किया जब बाकी सब men जो है लड़ने लगे? When men began to fight,
both of the two girls started scraping away the land in front of the small pool of water to make a channel through which the water could run out in the street. Again because सेम ही आंसर रहेगा, जब लोग लड़ रहे थे तो वो दोनों सब चीज़ें भूल के जो है वहाँ से एक चैनल बनाने लगी जहाँ से पानी होता हुआ जा सके. तो ये चीज़ क्यों कर रही थी? कुछ बच्चों का सवाल रहता है, बेटा आप खुद इमेजिन करो, आप बच्चे हो, आप क्या करोगे? कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़. सो वो भी है जो पडल में कुछ नया करने लगी, यानी स्क्रैप यानी हटाने लगी उस एरिया को. तो इस आंसर को जल्दी से नोट कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन 8. Why did the old woman say to the crowd, "Are you not ashamed of yourself?" जो दादी माँ है, जो ओल्ड वुमेन है, उन्होंने उस भीड़ को कहा कि क्या आप लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती है? तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि वो लोग जिन दो लड़कियों के लिए लड़ रहे थे वो खुद तो भूल ही गई. वो फॉरगेट और फॉरगिव वाला कॉन्सेप्ट हो गया, भूल गई कि क्या हुआ था उनके साथ, है ना, और एक दूसरे को माफ़ कर दिया एंड वो वापस खेलने लगी, जबकि उनके पीछे उनके मदर फादर और पूरे जो है लोग लड़ने लगे थे. तो तभी जो है ओल्ड वुमन कहती है क्या आप लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आती? तो इसी को हम आंसर में कोट करते हैं. When men began to fight, both of the two girls started playing and forgot about their fight. That's why the old woman told the men how foolish were they, fighting for the girls who themselves became friends again. तो कितने foolish men थे, उन लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं जो फिर खुद से जो है दोस्त बन गई. ठीक है, तो दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट दिस आंसर. इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. Question number 1. Why were the two girls dressed in new clothes and were showing their finery to each other? तो वो दो लड़कियां भाई नए नए कपड़े क्यों पहनी हुई थी एंड अपनी फाइनरी बेसिकली होता है जैसे मान लो जो आपने कपड़े पहने हैं, जो ज्वेलरी है, जो एक्सेसरी है, वो सब किस में आ जाते हैं? फाइनरी में. तो अगेन हमें पता है भाई ईस्टर का टाइम था ये एंड पूरी स्टोरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आंसर से बेटा समझ जाओगे. चलो, the two girls were dressed in new clothes and were showing their finery to each other as it was early Easter festival. The reason behind the demonstration of their dress and costumes was to show that they had just come from church. यानी वो just चर्च से आई थी, तभी वो जो है अपनी मस्त नई नई ड्रेस जो है एक दूसरे को दिखा रही थी. Another reason might be to show that they were wearing magnificent clothes and jewelry. तो देखो रीज़न अब क्या होती है, कोई भी लिटरेचर में कहानियाँ होती हैं तो एक मतलब नहीं निकलता है. अब जितना हमें लेसन से समझ आया कि भाई वो चर्च से वापस आ रही थी तो अपने कपड़े दिखा रही थी. दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्हें बताना हो यार देखो कितने बढ़िया मैग्निफिसेंट यानी एक नंबर जो है बिल्कुल अमेजिंग और चमकते धमकते जो है उन्होंने कपड़े और ज्वेलरी पहनी थी. ठीक है, अगेन इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, छोटे छोटे टिप्स लेते जाया करो यार. इसको बेटा ज्वेलरी नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको मैं हिंदी में हमेशा प्रोनाउंसिएशन लिखती हूँ तो आप भी लिख लिया करो, ज्वेलरी. इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी मत कहना. कैसे कहते हैं? ज्वेलरी. और ये है मैग्निफिसेंट. आई होप इट इज़ क्लियर. ऑलराइट. अच्छा, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, क्योंकि फेस्टिवल का नाम है तो ईस्टर का ई जो है वो कैपिटल में है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन है भाई ये, तो ईस्टर का ई जो है कैपिटल में आएगा. दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. चलिए, नंबर 2. व्हाई डिड दे स्टेप इनटू द पडल? व्हाट मेड देम फाइट? उन्होंने जो है वो पानी से भरे हुए गड्ढे में पैर क्यों रखा और उनकी लड़ाई क्यों हुई? तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं भाई ऑलरेडी, क्योंकि वाटर स्प्लैश कर दिया था मलाशा ने एंड अकुल्या की जो है ड्रेस और नोज, आँख वाँख सब जो है खराब हो गई थी, मड लग गया था उस पर. तो आंसर देख लेते हैं. द टू गर्ल्स वर प्लेइंग. मीनवाइल द आइडिया ऑफ प्लेइंग इन द पडल एंड टू स्प्रेड वाटर इन फन केम इन देयर माइंड, सो दे स्टेप्ड इनटू इट. The reason behind the fight between those two girls was also funny. अब बच्चों के पीछे लड़ने का रीजन भी फनी होता है. क्या रीजन था? Malasha suddenly plumped down her foot in the water of the pool. It was so sudden and heavy that the water spread and splashed right on Akulya's frock, eyes and nose. तो मलाशा एकदम जो है प्लम्ड डाउन हर फुट, यानी एकदम उसने, देखो कभी कभार होता है ना हम एकदम से पानी में ऐसे पैर रखते हैं, इतना सडन और इतना हैवी होता है वो कि पानी उड़ के आ जाता है. तो वैसे ही वो पानी जो है स्प्लैश हो गया एकदम किस पे? अकुल्या की फ्रॉक, आईज एंड नोज पे. इट मेड हर फ्रॉक डर्टी एंड कोटेड विद मड.
Akulya thought that Malasha had done it intentionally in order to make her dress dirty. अकुल्या को क्या लगा कि मलाशा ने intentionally यानी जानबूझ के ये किया है ताकि उसकी जो ड्रेस है गंदी हो जाए. ठीक है, तो यही रीजन था और इस कारण से वो लड़ी हैं. आगे देख लेते हैं. So she became angry and ran after Malasha to hit her forcefully. Thus they fought for their own reasons, forming a prejudiced opinion about one another. कभी भी आंसर एंड करना हो तो जो है ना ऐसे so लिखा करो या फिर thus यानी इसी वजह से वो जो है अपने खुद के रीजन से लड़ने लगी. फॉर्मिंग अ प्रिजुडिस्ड ओपिनियन. प्रिजुडिस्ड ओपिनियन क्या होता है, यानी पहले से ही सोचा हुआ. यानी तुमको लगा तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दिया और तुम्हें लगा कि उसने जानबूझ के फेंका है, हो सकता है उससे गिर गया हो. तो यानी प्रिजुडिस यानी अपनी अपनी तरफ से उन्होंने पहले ही ओपिनियन बना लिया. एंड मैक्सिमम मैं बता दूं बात, तो दुनिया में लड़ाइयाँ इसी चीज़ की होती है. हमें लगता है कि सामने वाला ऐसा करेगा या कभी उसने एक बार ऐसा किया हो तो हमें लगता है हमेशा ही एक ओपिनियन बना लेते हैं हम ऑलरेडी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. ओपिनियन मत बनाया करो. एंड आई थिंक आंसर समझ आ गया है. तो ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दिस इज द फुल आंसर. Okay, moving on to question number 3. What did the old woman mean by is it right to behave so on a day like this too? तो old woman जिन्होंने कहा कि आपको ऐसे दिन पे ऐसा behave करना चाहिए, आपको शर्म नहीं आती है, तो ऐसा उनका मतलब क्या था? The old woman saw a crowd collected in the street and all went on quarreling. I hope आप लोग जो है ना ये कुछ कुछ वर्ड्स इतनी बार बेटा यूज़ कर दिए गए हैं कि इनको आप याद रखें, है ना. फाइटिंग की जगह आप क्वारलिंग या ऐसे कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जब आप आंसर फॉर्म करेंगे. Everyone was shouting and no one was listening. She thought that the situation might take an ugly and disastrous turn, and so she tried to make it peaceful. Moreover, it was the day of Easter festival. As such, coming to them, she expressed her surprise over their behavior and even advised them not to create such nuisance and to be calm. तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी बात बताई. भाई उन्होंने देखा लोग जो है बहस कर रहे थे स्ट्रीट पे, शाउट कर रहे थे, कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा था और उन्हें ये लगा कि ये सिचुएशन माइट टेक एन अगली एंड डिजास्टर्स टर्न, यानी और भी बुरा हो सकता है, यानी हाथापाई पे ये लोग आ सकते हैं, मारपीट हो सकती है. तो तभी बड़े बुजुर्ग होते हैं भाई, उनकी ये ड्यूटी रहती है कि वो लोगों को शांत कराए, सही समझ दें. तभी वो गई और उन्होंने अपना ऐसा बिहेवियर के लिए उनसे बोला कि ऐसा बिहेव कर रहे हो तुम ऐसे त्यौहार के दिन भी, और उन्हें एडवाइस किया कि सच न्यूसेंस यानी ऐसी फालतू बहसबाजी और ऐसा ड्रामा क्रिएट करने से अच्छा है शांत रहें. ओके, चलिए. दस हर स्टेटमेंट देखो कैसे मैक्सिमम आंसर्स हम 10 से एंड कर रहे हैं. सो दिस इज अ फ्यू, एक छोटी सी टिप है आपके लिए कि जब भी ऐसे बड़े लॉन्ग आंसर्स को एंड करें तो 10 लगा के आप कंक्लूडिंग नोट लिख सकते हैं. जैसे आपके क्वेश्चन में जो लिखा था उसी स्टेटमेंट को हमने वापस यहाँ पुट कर दिया है. Thus, her statement in this connection, is it right to behave so on a day like this too, throws light on her painful sentiments over such behavior. Throws light यानी रोशनी यानी प्रकाश डालता है कि कैसे उनके painful sentiment, उन्हें कितना बुरा लग रहा था कि इतने बड़े होके ये लोग ऐसे behave कर रहे हैं. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. Why does the writer call the two little girls dear little souls? राइटर ने जो है उन दो लड़कियों को dear little souls क्यों कहा था? The two little girls Akulya and Malasha indulged in quarrel. यहाँ पे because long answer है तो आपको थोड़ी back story बतानी है. So the two little girls Akulya and Malasha indulged in quarrel while playing in a puddle. Akulya wants to beat Malasha for her wrong act. Malasha, being frightened, thinks to run to her house. Just then Akulya's mother happens to come. Seeing Akulya's frock dirty by sprinkles of mud and knowing the fact, she beats Malasha. People gather from both the sides, start shouting without listening to each other. Akulya's old grandmother accidentally comes to that place and tries to pacify them but does not succeed. All of a sudden, the situation takes a happy turn. Akulya removes the dirty mud on her frock herself and goes back to the puddle. She begins to scrape away the earth in front of the puddle to make a channel so that water may run into the street where the old woman is trying to pacify the crowd. Malasha also joined her, forgetting all her dispute. Dispute यानी क्या, जो भी उनकी लड़ाई थी, जो भी नोक जोक थी, मतभेद थे, वो भूल के वो जो है आ गई उसके साथ खेलने. Seeing this, ये देख के जो old lady है becomes pleased and calls them dear little souls.
Therefore, writer also called them dear little souls to see their innocence. He is highly influenced to see their spirit of forget and forgive. ये मैंने आपको बताया था चैप्टर के टाइम भी कि इसका जो बोलता है ना मॉरल वैल्यू आपको क्या सीखने को मिलती है, फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी माफ़ कर दो और भूल जाओ। ठीक है, आप मन में ही छोड़ दो कि भाई कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती है, उस इंसान को माफ़ कर दो और जो है उस बात को भूल जाओ। तो यही उनको डियर लिटिल सोल्स क्यों कहा था, उनकी इनोसेंस, उनकी मासूमियत को देख के। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven। ये जो वर्ड है अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ, यूजुअली यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, जैसे द को बोलने के लिए या फिर ही को बोलने के लिए, रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का मैंने आपको एग्जैक्ट मतलब बताया था। इस पूरी लाइन का मैं आपको जल्दी से एक बार हिंदी में बता देती हूँ, फिर अपन इसको रीड करते हैं। तो इसका मतलब ये था, कहना ये चाहते थे, ये लाइन्स ली गई हैं कि आप जो है जब तक आप एक छोटे बच्चे की तरह नहीं हो जाओगे। छोटा बच्चा कैसा होता है यार, जैसे इन लड़कियों की कहानी है, कुछ चीज़ होगी, देखो 2 मिनट रोते हैं बच्चे, कुछ दे दो तो पुरानी बात भूल जाएंगे, लड़ाई हुई हो थोड़ी देर में ही वो भूल जाते हैं। तो यानी बोलते हैं जब तक आप बच्चे जैसा बिहेव इन द सेंस कि बच्चे जैसा नहीं सोचोगे, एक छोटे से बच्चे नहीं बन जाओगे, तब तक जो है आप किंगडम ऑफ हेवन, यहाँ किंगडम ऑफ हेवन से कहना है खुशियाँ, यानी तब तक आप हैप्पी नहीं रह सकते। हेवन यानी क्या, स्वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, कि तब तक आप जो है खुश नहीं रह सकते। तो आप किसी भी एज के हों, ये वाली चीज़ें आपको अपनानी चाहिए भाई, तो जिससे आपको जो है हमेशा फॉरएवर पीसफुल लाइफ मिले। तो इसी चीज़ को अपन बेटा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द लेसन टीचेस अस दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन अननेसेसरी डिस्प्यूट एंड लीड अ पीसफुल लाइफ। अननेसेसरी डिस्प्यूट, या फिर मैं आपको एक बहुत ही है ना एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं जिनकी एक बात है जो कहते हैं टकराव टालिए, है ना, एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी ये बात कही है, अननेसेसरी डिस्प्यूट यानी टकराव जो होते हैं उन्हें टालिए। जितना आपको लगता है कि यार मैं इससे फाइट, कुछ लोगों को लगता है कि यार नहीं मैं ही तो करूँगा और कौन, नहीं, आप अपनी लाइफ को अगर सराउंड करोगे ना, क्योंकि अगर आप पीसफुली रहोगे तो बेटा ऑटोमेटिकली आपके आसपास आने वाले सभी लोग जो है आपसे पीसफुल तरीके से रहेंगे। एंड दिस इज मतलब मैं बोलता हूँ ना एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। तो अननेसेसरी डिस्प्यूट बेसिकली टकराव टालिए वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लेके चलें एंड लीड अ पीसफुल लाइफ। At the same time, we should be reasonable in our actions, as happened in the affairs of Akulya and Malasha. These two little girls have developed some misunderstanding for one another. वही बात मैंने कही कि इंसान जो है ओपिनियन एक दूसरे के लिए यानी अभिप्राय रख लेता है कि यार ये ऐसा ही करेगी, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना सामने वाला वैसा ही सोच रहा हो सकता है उससे गलती हो गई हो सकता है वो अंदर पश्चाताप भी कर रहा हो। तो यही बात यहाँ पे है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई एंड इट टेक्स एन अगली टर्न। दे आर हेल्ड हॉट डिस्कशन, पीपल फ्रॉम बोथ साइड, यानी उसके घर वाले आ गए, दे कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, एवरीवन शाउटिंग विदाउट लिसनिंग टू अदर्स, है ना, सब जो है एक दूसरे को चिल्ला रहे थे सुनने की बजाय। दे आर ऑलमोस्ट बिगिनिंग द फाइट, बट soon after those two girls patch up their misunderstanding and become friends again. soon उन्होंने patch up कर लिया और जो है वो जल्दी से आपस में दोस्त बन गई। They begin to play again as nothing has happened, so they are wiser than those person who have gathered dared. So it shows how innocent and good at heart they are. They have cited, अच्छा मैं अगेन आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैंने आंसर लिखा है ना, ये मैंने इसलिए इतना आपको डाल के दिया है लॉन्ग आंसर में दैट इफ़ यू फील कि यार मुझे ये वाली लाइंस अच्छी लगती हैं तो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एवरी टाइम आई सजेस्ट कि रटे रटे आंसर मत लिखा करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है इंग्लिश और लिटरेचर में क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं, है ना, और तुम रट के गए थे आंसर। नहीं, यू शुड नो द कंसेप्ट एंड आपको गुड वर्ड्स पता होने चाहिए। तो मेरी तरफ से ज़रूर नहीं कि तुम पूरा का पूरा आंसर लिखो, यू कैन टेक अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम इट कि अच्छा मुझे ये वाली लाइन लग रहा है कि आई कैन पुट इट इनटू, है ना, ताकि सब ऐसे नहीं आंसर लिख के सब मैग्नेट ब्रेन से पढ़ रहे हो सेम आंसर आ गए सबके, है ना, थोड़ा आप अपने हिसाब से उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। सो इट शोज हाउ इनोसेंट एंड गुड एट हार्ट दे आर। दे हैव साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव। इट इज़ अ मैसेज टू ओल्डर पीपल, they too should learn lesson from them. Therefore the writer explains it in this way that one who would act accordingly would be a wise man. अच्छा, अब इसमें जो है अकॉर्डिंगली एक्ट करना भी ज़रूरी है, यानी जो सिचुएशन आती है उसको सही तरीके से डील करना। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम टकराव टालें, यहाँ जहाँ ज़रूरत हो तो उस हिसाब से सही तरीके से एक्ट करें। He can only enter in the kingdom of heaven. It means that we should not preserve malice in our hearts. malice यानी कोई ग्रज,
कोई जो है बदले की आग, इस टाइप की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए मन में. Those two little girls have proved that he who believes in coexistence and forgive others for their fault is wise in real sense and may able to enter into the kingdom of heaven. यानी वो इंसान जो सामने वाले को दिल से माफ़ कर सकता है. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला माफ़ी मांगने आए, ये नहीं. आप दिल से उसको माफ़ करो ना कि भाई उसको इतनी समझ नहीं होगी, गलती हो गई होगी, ठीक है, अभी भी नहीं समझ पा रहे, कोई नहीं, आप अपने दिल से माफ़ करो, तो उस पर जो भी हो आपका तो बोझ हल्का हो जाएगा ना. सो दिस इज़ द एक्चुअल सेंस कि कैसे वो दो लड़कियां जो हैं बाकी इतने बड़े बूढ़े लोगों से भी वाइस है, यानी बुद्धिमान है. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. चलिए, तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं क्वेश्चन आंसर. एंड आपकी ही बुक में जो है कॉम्पोजिशन दिया था, तो वो भी मैंने यहाँ कवर करने का सोचा है. भाई कॉम्पोजिशन बेसिकली आपको राइटिंग के लिए आता है. तो पिछले लेसन में हमने लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग देखी थी. इसमें आई थिंक आपको दोनों कॉम्पोजिशन पैराग्राफ राइटिंग पे है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो नंबर 1, if you move from one culture to another culture, you may find variation in custom, food habits, dress code and activities. Write a paragraph on cultural variations that you observe in the society. तो आपका ये जो पैराग्राफ है आपको कल्चर यानी संस्कृति के ऊपर कहा है कि आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हो तो आपको देखते हो कितनी चीज़ें बदलती हैं. सोशल कस्टम, रहने सहने का तरीका, खाना पीना, ड्रेस कोड जो है ना, जिस तरह से लोग उठते बैठते हैं, एक्टिविटीज़ हैं. तो आप जो है इस कल्चरल वेरिएशन पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो जो आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हो. अब अगेन आपकी मदद के लिए मैंने यहाँ लिखा तो है पैराग्राफ, बट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स आप खुद भी ट्राई करें एक पैराग्राफ लिखने की. क्या करोगे, मैं अभी से इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ. बहुत सारे बच्चे पूछते हो कि मैम इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते, लिखना कैसे होता है. मैं बताती हूँ तो सुनते कहाँ भाई. मैं क्या कह रही हूँ कि हाँ मैंने लिखा तो है, लेकिन यू हैव द बेनिफिट. आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से एक पैराग्राफ लिखो, ठीक है. फिर पलक मैम ने जो पैराग्राफ दिया है वो देखो, और कहाँ लगता है कि यार ये पैराग्राफ बेटर क्यों दिख रहा है, तो अपनी गलतियों को पहचानो. क्योंकि अगर एग्जैक्टली आप ये लर्न करोगे ना तो आपको कभी नहीं आ पाएगा इंग्लिश लिखना, है ना. बिकॉज इट्स नॉट कि एग्जाम में आपको यही पैराग्राफ दे दिया, कोई और दे दिया, फिर कहाँ से आएंगी पलक मैम, समझे. तो आप खुद से लिखना और उसके बाद आप चेक करो. तो इसमें लगता है कि मैं ये लाइन्स ले सकता हूँ, ऐसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. चलिए, Indian culture refers to the amalgamation of distinct and unique cultures of all religions and communities that exist in India. यानी इंडियन कल्चर अमेलगमेशन यानी एक जो है मिक्सचर है. अमेलगम आप पढ़ोगे, आई थिंक किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना. केमिस्ट्री में अमेलगम्स पढ़ोगे आप, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं दो चीज़ों का. तो अमेलगम बेसिकली यहाँ पे अमेलगमेशन वर्ड अच्छा है, यूज़ कर सकते हो क्योंकि साइंस तो पढ़ते ही हो भाई. तो अमेलगमेशन यानी डिफरेंट कल्चर्स का मिक्सचर है इंडियन कल्चर, है ना. डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ होती हैं, संस्कृतियाँ होती हैं. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन एंड डांस डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन नेशन. यानी एक ही कंट्री में आप अलग अलग जाओगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अलग देखने को मिलेंगी. द डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर इज नोन अक्रॉस द वर्ल्ड. India is multi-ethnic, multicultural, multilingual and multi-religious society. People in India speak different languages and have diverse lingual tones. Lingual tones यानी बोलने के तरीके भी अलग है. अरे भाई बहुत ऑब्वियस है, आप जो है बिहार में देखोगे, यूपी बिहार की लैंग्वेज ही एकदम अलग है कि नहीं. और ऐसे आप गुजरात में चले जाओगे तो आपको अलग सुनने को मिलेगा, साउथ में चले जाओगे तो एकदम ही अलग लैंग्वेज सुनने को मिलती है. तो यानी टोन्स भी अलग हैं लैंग्वेज बोलने का. अगर तुम गुजरात वालों की हिंदी सुनो, बिहार वालों की हिंदी सुनो और साउथ वालों की हिंदी, तो वो टोन बोलने के तरीके में भी जो है डिफरेंस आता है. वेरियस लैंग्वेजेस, आपको जो लैंग्वेज पता है उनके नाम लिख सकते हो भाई, सच एज हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, तमिल, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, मणिपुरी, मराठी आर स्पोकन इन इंडिया, है ना. इट इज़ होम टू पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, बैकग्राउंड्स एंड लाइफस्टाइल. India has traditional culture and lifestyle in villages that symbolizes the true essence of India. The village life has highly been replaced by urban lifestyle over the period of time with urbanization and development of our nation. यानी हमने ये बताया है यहाँ पे कि विलेज लाइफ जो है कैसे रिप्लेस हो चुकी है अर्बन यानी मॉडर्न लाइफ से, क्योंकि धीरे धीरे हमारी कंट्री जैसे डेवलप हुई है. The culture and lifestyle in India is not rigid. While people of diverse religions, cultures and languages intermingle in India, the lifestyle of people also transform with changing time. Rigid नहीं है, rigid का मतलब क्या होता है, कड़क. अब यहाँ पे rigid का मतलब है एक सी नहीं है. इंडिया बहुत ही ना एक्सेप्ट टू चेंज वाली कंट्री है, यानी हमारे यहाँ चीज़ें जो है बदलती जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा है. उम्र के साथ जो है लाइफस्टाइल के साथ इंसान को चेंज होते रहना चाहिए. अब चेंज का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, उसी को रख के जो नीड ऑफ द आर, एक ये वर्ड भी बहुत अच्छा है जो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नीड ऑफ द आर या नीड फॉर द आर, ऐसे करके
है ना। नीड फॉर द आवर मतलब आज के टाइम की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम मॉडर्नाइज होते जाते हैं। अब देखो मेरा मकसद क्या था, मैंने यहाँ पे इस टाइप से लिखा है, यार इंडिया इतना वास्ट है, आप अपने कल्चर के बारे में बहुत चीज़ें लिख सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ क्या दिया है बेटा, आइडिया दिया है। आपको खुद के आइडियाज़, आप लोग बहुत अच्छा सोचते हो मुझे पता है, तो उस हिसाब से आप जो है फॉर्मुलेट करके यहाँ से कुछ हिंट्स ले सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये एंड होता है। अब मैंने पढ़ तो लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। ये 1, ये 2 एंड दिस इज 3। क्लियर? ओके, कमिंग टू नंबर 2 कॉम्पोजिशन। अगेन दिस इज अ पैराग्राफ राइटिंग। इसमें क्या है, डिस्पाइट वेरिएशंस देयर आर सम फीचर्स which are common to the whole of mankind. Write a paragraph on those features. तो कहा जा रहा है अगर इंसानों की बात करें तो बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, लेकिन ऐसी कोई एक चीज़ है जो पूरे मैनकाइंड उसको कॉमन है। तो ऐसा कौन से फीचर हैं, आप उसको लेके लिखें। तो मेरे हिसाब से मैंने जो यहाँ फीचर लिखा है वो है ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत। कि यार तुम चाहे किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, कंट्री के हो, XYZ जो भी हो, एक चीज़ कॉमन क्या होनी चाहिए सब में, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। तो उस फीचर पे लेके मैंने यहाँ पैराग्राफ लिखा है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, डिस्पाइट दीज वेरिएशंस देयर इज दिस थिंग called humanity which is common to the whole mankind. All of us are capable of showing humanity. It can be through acknowledging that human beings are equal regardless of gender, sex, skin color or anything. We must all model genuine empathy and show gratitude to each other and express respect and humility. यानी क्या है भाई, इंसानियत दिखाने के हम सभी काबिल हैं। यानी कोई किसी भी कास्ट का हो, कलर का हो, जेंडर का हो, कुछ भी हो, हम जो है एक जनरल नहीं बोलते, नॉर्मल हम एम्पैथी किसी के लिए शो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। Humanity is a cumulative term used for all human beings, showing sympathy, empathy, love and treating others with respect. The term humanity is used to describe the act of kindness and compassion towards each other. It is one of the unique things that differentiates us from animals and that's pretty much obvious कि हम जानवरों से अलग क्यों हैं भाई, क्योंकि हम में ये सारी चीज़ें जो हैं include होती हैं. It is the value that binds all of us. A human being requires a gentle heart to show empathy with each other. We as human beings are creative and with our will and hard work, we can achieve anything in our life. When we reach something in our life, it is considered a milestone of the human race. The value of humanity should be included in academics in school for a better future. तो यानी एक ये भी मैंने सजेशन डाला है कि भाई स्कूल के जो अकेडमिक्स होती हैं, पढ़ाइयाँ होती हैं, उनमें जो है खैर जहाँ मैं पढ़ती थी भाई स्कूल में हमारे यहाँ ऐसे सब्जेक्ट होता था, आई डोंट नो आप लोग का है या नहीं, अगर है तो बताओ यार, या कब तक रहा है, वैल्यू एजुकेशन करके होता है, मॉरल वैल्यूज़। तो ये मैं मेरे को याद है हम जब 12th स्टैंडर्ड तक थे तब भी ये सारी चीज़ें जो है हमें पढ़ाई जाती थी। तो आई होप ये जो है इंसानियत या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अकेडमिक्स में इंक्लूड हो, ताकि बोलते हैं ना एक ग्रोइंग एज से ही आपको उन चीज़ों की आदत पड़ जाए और पता चल जाए। ठीक है, ह्यूमैनिटी की बात करी है यहाँ पे हमने। ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज अनकंडीशनल लव फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। और कुछ लोग कहते हैं हम इंसानियत तो दिखाते हैं लेकिन कोई दूसरी कास्ट का इंसान आ जाएगा या दूसरी कंट्री का तो बोला नहीं, इस तक इंसानियत काम नहीं करती। तो ऐसा नहीं है यार, ह्यूमैनिटी का मतलब है अनकंडीशनल लव। अब भाई कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कंट्री का हो, कोई भी जेंडर हो। एंड इट इंक्लूड्स लव फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ह्यूमैनिटी में जो है प्लांट्स और एनिमल्स यानी जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उन्हें भी जो है हम कंसिडर करें। अच्छा, लिविंग चीज़ों में बोलते हैं मैम प्लांट्स क्यों डालते हैं, तो बेटा भाई आप सेंसेस, आप साइंस तो पढ़ते हो या इतनी चीज़ तो पता होगी, सेंसेस नाम की चीज़ पता होती है, तो पेन वगैरह के सेंसेस समझते हो, यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये भी लिविंग, तो इनमें भी यहाँ 1 सेंस 2 सेंस 3 से डेवलप हुए हैं। तो बेटा दर्द तो इन्हें भी होता है, जिन जिन में ऐसे टाइप के रिसेप्टर्स हों पेन के, तो यानी तभी हम इन्हें इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये सब भी चीज़ें समझ पाते हैं। ठीक, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन डेडिकेट्स देयर लाइफ सर्विंग द पुअर एंड नीडी which individuals can provide in their lifetime। यानी दो चीज़ें होती हैं, एकदम जो है इंसानियत दिखाते हैं, जो पूरे टाइम जो पुअर है, गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से उस काम में लग जाओ, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी ये सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सर्विंग द इम्परविश्ड मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स मोर देन योर सेल्फ। If you are capable enough, you must help the poor and needy. It is a sign of good humanitarianism। यानी आप अगर इतने सक्षम हैं तो आप दूसरों की मदद करें। और मदद का मतलब नहीं सिर्फ पैसे में, आप कोई छोटा सा जेस्चर भी कर सकते हो, ऐसी चीज़ें
जिससे आप जो है जब दूसरों की मदद करोगे ना, अगर जो दूसरों के लिए करता है उसके लिए खुद तो हो ही जाता है सब कुछ। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप लेके चलोगे तो आई होप यू विल बी एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने इंक्लूड किया है। अगर यार मुझे पता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप लोग, तो एक और कोई फीचर समझ आता है तो ह्यूमैनिटी भी लिख सकते हो, और भी कोई आपको फीचर लगता है मैनकाइंड जो सब में कॉमन है वो भी आप लिख के पैराग्राफ बता सकते हो। और किसी ने अगर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सोचा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना, ठीक है, मैं वहीं आके दिखूंगी। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड इवन कॉम्पोजिशन। आई होप आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए हों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैग्नेट ब्रेन्स अगेन भाई ऐसा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देता है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। इस साइट पे आप देख सकते हो हमारे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में जितने भी कोर्सेज हैं सभी सब फ्री हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो आप वहाँ पे जो है कनेक्टेड रह सकते हैं जितने भी अपडेट्स के लिए। अब अगेन बुक्स एंड ई बुक्स तो मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उस फॉर्म में आपसे जो है कुछ डिटेल्स मांगेंगे, डिटेल्स को आपने करना है सबमिट, देन हमारी टीम जो है आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।